हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है या फिर नेक्स्ट यूनिट का नाम लेता हूँ, दैट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद रोटेशनल मोशन, ये हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, जो कि हमारे पास क्या है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पार्टिकल्स के सिस्टम क्या क्या होंगे विद रोटेशनल मोशन, कि रोटेशन में कैसे उनका मोशन होगा। अब आपके पास इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली हमें इसमें जो हमारे पास जो मोस्टली जो टर्म यूज होती है दैट इज द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या बताया आपके पास, दैट रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी से अब यहाँ से जैसे हिंदी से भी अगर मैं सीधा साफ बता रहा हूँ, रिजिड मतलब कोई ठोस टाइप की, इसका मतलब रिजिड बॉडी का मतलब है दैट विच हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसके पास क्या होता है उसका अपना खुद का एक डेफिनेट शेप हो, एक डेफिनेट वॉल्यूम हो। जैसे मैं कहूँ कि एक ब्लॉक ले लिया मैंने, बॉक्स ब्लॉक ले लिया, अब वो क्या है एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, तो दिस इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, विच हैव ए डेफिनेट शेप और साइज, ये जो आता है दिस इज द कॉल्ड एज, आपके पास क्या होता है भाई रिजिड बॉडी। अब आपके पास जो रिजिड बॉडी है, अब भाई कोई भी रिजिड बॉडी, अगर मैं किसी भी बॉडी की बात करता हूं तो उसमें दो टाइप के फोर्सेज होते हैं। किस टाइप के फोर्सेज होते हैं, दो टाइप के फोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल फोर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, अब इंटरनल फोर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिक्विड्स की बात करता हूं, अब लिक्विड अगर मैं आपके पास कोई भी चीज लेता हूं तो उसके अंदर जैसे विस्कस कोई भी चीज होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल फोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेज काम करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यही अब इंटरनल एक्सटर्नल होने के बाद अब जो आपके पास फोर्सेज बताए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो मोशन बताया कि रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो किस टाइप से होता है, तो रिजिड बॉडी का मोशन बताया दैट इज द थ्री टाइप ऑफ मोशन, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी की बात करता हूं तो उसमें कितने टाइप के मोशन बताए गए, थ्री टाइप के मोशन बताए गए। दैट इज फर्स्ट इज द प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, सेकंड बताया गया दैट इज आपके पास प्योर ऑसिलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन भी कर सकते हो या फिर मैं जिसको कहूं कि ऑसिलेटरी मोशन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो आपके पास बताया दैट इज द कंबाइन ऑफ ट्रांसलेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आपके पास तीन टाइप के फोर्स बता रहा हूं, दैट इज द प्योर ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड आपके पास बता रहा हूं प्योर रोटेटरी या फिर मैं कहूंगी रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड आपके पास बता रहा हूं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि अब मैं फर्स्ट के बारे में बताता हूं आपके पास कि प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब है कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस इन द कांटेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द, जैसे फॉर एग्जांपल के मैं लूं भाई, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ, ये कोई आपने इंक्लाइंड सरफेस किया विद एन एंगल कोई थीटा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक रखा है, दिस इज वन इज द ब्लॉक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद द सरफेस ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं अब आपके पास करता हूं प्योर रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन की अगर मैं बात करूं तो रोटेटरी मोशन में जैसे हमारे पास क्या बात करूं भाई कि कोई भी अगर आपके पास रोटेटरी का जैसे व्हील हो गया, अब वो क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन में है। अब उसी का दूसरे टाइप में अगर मैं बात करूं, मान लिया कि सपोज कर लिया आपके पास क्या कि ये थ्री एक्सिस में मान लिया दैट इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर है, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक ये मैंने मान लिया C1, एक मैंने मान लिया C2, ये आपके पास दो मैंने कॉमन सेंटर मान लिए। अब यहां से ये आपके पास इसका रेडियस R1 हो गया, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस आपके पास R2 हो गया,
तो ये जो है आपके पास कहने का मतलब एक एक्सिस के साथ में अगर वो रोटेशन में सेम एक्सिस के साथ में अगर वो क्या कर रहे हैं रोटेशन मोशन में आ रखे हैं दैट इज द प्योर रोटेटरी मोशन की कहने का मतलब सिर्फ एक रोटेटरी मोशन को ट्रेवल करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा रोटेटरी मोशन। ठीक है, अगर भाई आपके पास भी n पार्टिकल होते तो यहाँ पे आपके पास cn मान लेता दैट इज द ये आपके पास उसकी rn क्या हो जाती दैट इज द रेडियस। ठीक है, अब आपके पास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का मतलब मैं आपको बताऊं कि सपोज करता हूं कि कोई आपने सरफेस लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई इंक्लाइन सरफेस किया विद एन एंगल थीटा। अब यहां से अगर मैं आपके पास क्या कर दूं कोई भी एक सर्कुलर मतलब कोई भी आपके पास स्फीयर टाइप के ऑब्जेक्ट, अब स्फीयर टाइप के ऑब्जेक्ट रहेंगे तो क्या रहेगा, अब स्फीयर टाइप की जब ऑब्जेक्ट होगी तो उसके साथ आपके पास क्या हो रहा है कि टच के साथ मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास अदर सरफेस के साथ टच करता है तो क्या आता है प्योर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन भी कर रहा है बट आपके पास घूम भी रहा है तो घूम भी रहा है तो आपके पास एक वेलोसिटी कहने का मतलब अब जब रिवॉल्व करेगा फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं पहिए का लेता हूं भाई एग्जांपल। अब पहिए का एग्जांपल में क्या है कि दोनों चीजें हैं क्या कि आपके पास रोड पे टच होके भी चल रहा है अदर सरफेस को टच भी कर रहा है तो ट्रांसलेटरी है बट अपने एक्सिस पे क्योंकि आपके पास जैसे रिम बोलता हूं तो रिम का एक आपके पास पॉइंट होता है अब उस एक्सिस पे वो आपके पास क्या कर रहा है एक अपने एक्सिस पे वो घूम भी रहा है तो ये आपके पास क्या है दोनों चीजें दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भाई दैट इज द सेंटर ऑफ मास कि आपके पास सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब आपके पास बताया दैट इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास में भी डिफाइंड एज कि आपके पास क्या बता सकता हूं भाई कि कई अगर आपके पास मैं सपोज कर लूं कि सारा ऑब्जेक्ट का मास कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो अगर उस सारा ऑब्जेक्ट का मास आपके पास एक सेंटर पे अगर सिचुएट कर दिया जाए मतलब कि क्या कहूं कि द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड टू बी सपोज एट वन पॉइंट। कहने का मतलब सपोज कर लो कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ये होगा तो ये इसका सेंटर ऑफ मास ही है। कहने का मतलब कि इस सारे होल ऑब्जेक्ट को अब जैसे मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में करूं तो अगर मैं इस पिन पॉइंट को यहाँ पे अगर यहाँ पे रख दूं तो दोनों इस पोजीशन क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पढ़ा होगा शीशा का एग्जांपल कि वहां पे क्या होते हैं कि अगर मैं दोनों का वेट कि मान लो मैंने 50 किलोग्राम भी इधर रख दिया 50 किलोग्राम भी इधर रख दिया तो दोनों क्या है इक्विलिब्रियम दोनों। इसका मतलब क्या है अब वो जो सारा जो मास है वो कहां कंसंट्रेट हुआ है सेंटर पे कंसंट्रेट। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना भी जो आपके पास मास होगा ऑब्जेक्ट का कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो अगर उसका सेंटर सपोज कर लिया जाए कि एक पॉइंट पे अगर आपके पास उसका क्या है सारा मास कंसंट्रेट हो रहा है मान लिया यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है दैट इज द सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज कि व्हेन द मास ऑफ द होल बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। कि आपके पास क्या बता रहा हूं कि व्हेन द मास of whole body is supposed to be concentrated at one point। कि आपके पास क्या कह रहा हूं कि जो आपके पास टोटल मास है वो एक जगह एक पॉइंट पे आपने कंसंट्रेट कर लिया दे कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। C1 का मतलब है सेंटर ऑफ मास उसको क्या बोल सकता हूं कि सेंटर। अब सेंटर ऑफ मास की अगर मैं दूसरी चीज में अगर आपके पास बताऊं तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास फोर्स लगा रहे हैं उस टाइम पे अगर सेंटर ऑफ मास वहां पे अगर सिचुएट है अगर उस टाइम पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो आपके पास मोशन में है तो उस टाइम पे वो उसके पास क्या रहेगा अनइफेक्ट रहेगा उस चीज का मतलब उस चीज का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा दैट विल बी द अनअफेक्टेड। कि आपके पास चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब यही चीज हम पढ़ते हैं भाई सेंटर ऑफ मास के टर्म में क्या कि सिस्टम की सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अब मैं यहां पे पढ़ता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स कि दो पार्टिकल्स के बीच में अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालता हूं। चलो जी मान के सपोज करते हैं क्या कि आपके पास सपोज किया भाई आपके पास ये कोई क्वाड्रेंट लिए दैट इज द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपके पास मान लिया दैट इज द जेड एक्सिस। सपोज करता हूं आपके पास सेंटर से दो मासेस मैंने लिए दैट इज ए दैट इज बी ये दो मासेस मैं ले रहा हूं सेंटर ज्वाइनिंग किया ये सेंटर ज्वाइनिंग किया विद द इनके। अब मैं क्या करता हूं एक पोजीशन वेक्टर की क्या पोजीशन वेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं ये मान लिया r1 पोजीशन वेक्टर है ये मान लिया r2 पोजीशन वेक्टर है। A is the suppose कर लिया m1 is the mass and B have the m2 is the mass। क्लियर है।
अब यहाँ पे ये जब दोनों चीजें हो रही तो एक रिजल्टेंट फोर्स भी आएगा, तो एक रिजल्टेंट फोर्स पोज कर लिया, दैट इज ये आपके पास मैंने क्या किया, एक रिजल्टेंट फोर्स पोज कर लिया, दैट इज मान लिया आर, कि ये आपके पास क्या है, क्योंकि मेरे पास सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे रहेगा, तो ये मैंने सपोज कर लिया आपके पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज द आर। ठीक है, ज्वाइन करता हूं भाई, ज्वाइन किया, ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है। अब सपोज किया कि आपके पास ए जो ऑब्जेक्ट है ये कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कि आपके पास इसने जो दिया है दैट इज द F1 फोर्स, और इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगा है आपके पास वो क्या लगा है, F2 इज द फोर्स। क्लियर है? अब यहीं पे अगर मैं कहूं कि आपके पास अब M1 M2 को भी तो फोर्स लगा है, कि जब ये ऑब्जेक्ट अब रिवॉल्व करेगा तो M1 किस पे लगाएगा, M2 पे भी, तो मैं यहां पे कर रहा हूं दैट इज द F12, कहने का मतलब कि फोर्स सॉरी F21, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लगा है ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट बाय द फर्स्ट, कि आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा है बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आपके पास F21 मान लिया। कि ये जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा लगाएगा, ये लगाएगा दैट इज द F12, कहने का मतलब कि जो फोर्स लगा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से जो आपके पास फोर्स लगा है ये। अब यहाँ पे मैं भाई मेरे को निकालना है कि क्या निकालना है, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, इस सिचुएशन को अगर मेरे को निकालना है, सपोज कर लेता हूँ ये पॉइंट आपके पास क्या है सी, कि सेंटर ऑफ मास की टर्म में अगर मैं स्टेटमेंट करूँ तो सबसे पहले तो मैं इसकी क्या निकालता हूँ, कि वेलोसिटी निकालता हूँ। क्या वेलोसिटी निकालेंगे, दूसरे टर्म में वेलोसिटी निकालने के बाद उसका मोमेंटम निकाल लेता हूँ। मोमेंटम निकालने के बाद अब मेरे को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करूंगा तो फोर्स के बराबर आएगा, तो दोनों इक्वेशन जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। चलो देखते हैं, अब यहां से निकालते हैं भाई वेलोसिटी। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं फर्स्ट पार्टिकल की। अगर मैं यहां से इस पार्टिकल ने जो आपके पास ए पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी निकालता हूं, देन आपके पास वेलोसिटी आएगी दैट इज v1 इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ऑब्जेक्ट का, dr1, तो ये मैंने मान लिया कि स्मॉल चेंज के लिए दैट इज dr1 अपॉन में dt। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल की निकालूंगा दैट v2 इज इक्वल टू में वो आपके पास आ जाएगी dr2 अपॉन में d2। क्लियर है? ये तो आपके पास वेलोसिटी आ गई कि a और b ऑब्जेक्ट के पास जो आपके पास क्या है, वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है। चलो वेलोसिटी आ गई। अगर मैं निकालना चाहूंगी यहाँ पे मोमेंटम की, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, देन मेरे को पता है कि मोमेंटम अगर p1 निकालता हूं फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन आपके पास क्या बन जाएगा, m1 v1 बन जाएगा। मोमेंटम अगर मैं निकालता हूं a ऑब्जेक्ट का, तो आपके पास क्या बन जाएगा, m1 v1। सेकंड के लिए निकालूंगा देन p2 इज इक्वल टू में m2 v2। ठीक है, अब ये तो चलो मेरे पास हो गया। अब मैं यहाँ पे v1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो v1 की वैल्यू पुट की, देन आपके पास p1 बना, p1 इज इक्वल टू में m1, v1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं दैट इज dr1 अपॉन में dt, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। p2 अगर निकालता हूं देन आपके पास बचा m2 dr2 अपॉन में dt, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता रहा हूँ, क्या कि जब मैं इन P1 और अब आपने मोमेंटम निकाली है, मेरे को क्या पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एज वी नो, हमें क्या पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग में, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कि आपके पास जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब चलो हमने dp by dt निकाल लिया, अब यहां से आपके पास निकालता हूं dp1 by dt और dp2 by dt, दोनों निकालता हूं। चलो जी, अब जब फोर्स की बात आती है, फोर्स की बात पे आना, क्योंकि अगर मैं a ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो एक तो लगाया F1 फोर्स, ठीक है, जो कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अब जब इंटरनल फोर्स लगा होगा, तो कौन सा लगा होगा, दैट इज F12, क्योंकि आपके पास जो फोर्स बाय 1 ड्यू टू द m2, तो आपके पास F12 लगा है, तो कहने का मतलब जो आपके पास जो फोर्स बनेगा कि फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, जो फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल आपके पास बन गया क्या, कि F1 तो आपके पास एक्सटर्नल है, प्लस में इंटरनल जो फोर्स लगा है दैट इज F12, तो ये आपके पास क्या लगा है, फोर्स लगा है। ठीक है, चलो जी करते हैं आप dp by dt। अब dp1 by dt करता हूं, दैट इज dp1 by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जो कि हमारे पास फोर्स आया दैट इज F1 प्लस में F12। ठीक है, अब यहाँ पे अब P1 की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो P1 की वैल्यू तो आपके पास ये है, रखता हूं, देन आपके पास बचा दैट इज d by dt ऑफ P1 की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो आपके पास बचा m1 dr1 अपॉन में dt,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F1 प्लस में F12 इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब dp2 निकालता हूं फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड किया, देन dp2 अपॉन में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इसके ऊपर p2 निकाल रहा हूं, सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कौन सा है, फोर्स कौन सा लगेगा F2, और आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स, जो ये तो है एक्सटर्नल फोर्स F2, बट आपके पास इंटरनल जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F21, दैट इज आपके पास बचा F2 प्लस में F21, ठीक है। देन dp2 की वैल्यू पुट करता हूं, देन d by dt मैंने बाहर ले लिया, तो आपके पास अंदर बचा दैट इज m2 dr2 डिवाइडेड बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F2 प्लस में F21, क्लियर है। ये आपके पास मैंने मान लिया, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। अब यहां से मैं देखूं तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को ये पता चला कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखता हूं तो मैं क्या करता हूं भाई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद ऐड करते हैं भाई, देन आपके पास क्या होगा कि d बाई dt ऑफ m1 dr1 अपॉन में dt प्लस में d बाई dt ऑफ m2 dr2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू में, मैं इज इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं भाई, ये इज इक्वल टू में क्या बचा, यहां पे ये 3 और 4 को जोड़ूंगा, दैट इज f1 प्लस में f12 प्लस में f2 और प्लस में f21, ये आपके पास इक्वेशन बची। अब चलो जी, इतना आपने कर लिया। अब मेरे को पता है क्या कि अगर मैं न्यूटन का थर्ड लॉ देखता हूं तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या आता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब यहाँ पे F12 और F21 इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ क्या पढ़ा है, दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 पढ़ा है। इसका मतलब ये आपके पास F21 माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, दैट इज कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज F21 की वैल्यू पुट कर सकता हूं भाई, क्या माइनस का F12 और F12 प्लस और माइनस का F12 प्लस दोनों कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा F1 प्लस F2 जो कि आपके पास बचा। अब मैं लिखता हूं क्या कि F1 प्लस F2 बचा है, बट ये मेरे पास जो F1 प्लस F2 क्या है, एक टोटल फोर्स को समेशन कर रहा है, दैट इज द F, क्लियर। अब इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूं, अब इस इक्वेशन को रीराइट करता हूं भाई, तो मैं यहां से क्या करता हूं, दोनों ऐड हैं तो d बाई dt को मैं कॉमन ले लेता हूं। मैंने क्या किया, अब यहां से d बाई dt को मैंने कॉमन आउट लिया, देन आपके पास क्या बचा, टोटल इक्वेशन में से आपके पास बचा दैट इज m1 dr1 बाई dt प्लस में ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया m2 dr2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू एक टोटल फोर्स जो आपके पास बचा दैट इज द F, जो कि F1 प्लस F2 बचा, F1 प्लस F2 मैंने क्या मान लिया F के बराबर, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं भाई, अब यहां से अगर मैं देखूं तो d बाई dt हो गया। अब मैं यहां से भी अगर d बाई dt को कॉमन ले लूं तो d बाई dt को कॉमन लिया, देन d बाई dt कॉमन आउट लिया, देन आपके पास मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में से मैंने लिया d बाई dt को कॉमन आउट लिया, तो अंदर आपके पास जो इक्वेशन बच गई वो बच गया दैट इज m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं बचा, dt मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये आपके पास ये इक्वेशन बचेगी इज इक्वल टू किसके बराबर, इज इक्वल टू फोर्स के बराबर, ठीक है। अब यहां से ये आपके पास d बाई dt, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, तो आपके पास बच गया दैट इज d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इनटू में m1 r1 प्लस में m2 r2, ठीक है, इज इक्वल टू में फोर्स के बराबर, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास इस इक्वेशन को मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन 5 को क्या करता हूं कि मल्टीप्लाई बाई दोनों का सम कर देता हूं मास का, कहने का मतलब आप जो इक्वेशन ड्राइव करोगे तो उसमें क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 5 बाई m1 प्लस m2। अब इस इक्वेशन को जो आपके पास फिफ्थ इक्वेशन है, इसको क्या करता हूं m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और m1 प्लस m2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। चलो देखते हैं भाई, अब इस इक्वेशन में क्या क्या भाई, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, देन आपके पास बनी m1 प्लस m2 इनटू में d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इनटू में आपके पास है दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2
डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया क्या m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, फोर्स के बराबर। ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे ये मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज द रिजल्टेंट। ये आपके पास क्या है, जो अगर सपोज कर लिया कि आपके पास ये क्या है कि R है, दैट इज द कंसंट्रेटेड पॉइंट है, जो आपके पास सेंटर ऑफ मास मेरे को निकालना है। तो R की वैल्यू मैं इस R को लिख रहा हूं, देन आपके पास क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 इंटू में डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू में फोर्स के बराबर। क्लियर है? इसका मतलब R की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब R इज इक्वल टू में आपके पास क्या बचा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपके पास बचा है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। टू पार्टिकल्स जो हमने रिजल्टेंट निकाला, दैट R की वैल्यू निकाली, दैट इज आपके पास क्या बचा, m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाई बोथ मास को मैंने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, दैट इज द रिजल्टेंट। जो आपके पास कंसंट्रेटेड, जो आपके पास सेंटर ऑफ मास आया है वो आपके पास सेंटर ऑफ मास आया है, ठीक है। अब अगर यहां से मैं देखूं भाई m1 r1 प्लस m2 r2 ये हो गया। अब स्पेशल केस की बात करता हूं। स्पेशल केस की बात क्या कर लूं कि अगर आपके पास सपोज कर लो कि कंसंट्रेटेड जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 मान लिया, मैं क्या कर रहा हूं कि r की वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं पहले स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या किया कि R की वैल्यू को मैंने 0 पुट कर दिया। R की वैल्यू को 0 पुट किया तो मास इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास ये सारा 0, तो आपके पास क्या बचा, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0, क्योंकि मैं इधर करूंगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद r तो 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। यहां से एक वैल्यू निकालता हूं, क्या m1 r1 इज इक्वल टू माइनस का m2 r2, ठीक है। अब यहाँ पे r1 की वैल्यू निकालूं, r1 की वैल्यू निकाली, दैट इज माइनस ऑफ m2 r2 डिवाइडेड बाई m1। इसका मतलब समझे, इसका मतलब अगर एक आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है r2, तो कहने का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कहने का मतलब एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है और एक आपके पास क्या है, पॉजिटिव। एक r1 नेगेटिव है और दूसरा r2 क्या है, पॉजिटिव है। अब दूसरे स्पेशल केस की बात करूं तो दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है कि भाई सपोज कर लो कि अब मैं क्या करूं, अब ये जो यही आपके पास सेम है, अब मैं सपोज करता हूं आपके पास स्पेशल केस सेकंड कि इफ मासेस आर सेम, कि अगर मासेस को क्या कर दिया जाए, इफ मासेस आर सेम, अगर मासेस को सेम कर दिया, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लिया, ठीक है, देन आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी। अब यहाँ पे क्या करता हूं, m1 और m2 की बजाय सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, m को सपोज कर लिया, देन r की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, r की वैल्यू है दैट इज m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये तो बन गया क्या, अब यहाँ पे ये m1 प्लस m2 की वैल्यू m रख सकता हूं, यहाँ पे भी m रख दिया, यहाँ पे भी m रख दिया, तो r इज इक्वल टू में यहां से m कॉमन आउट ले लिया, m कॉमन आउट लिया, अंदर बचा r1 प्लस में r2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, 2m हो गया। तो ये आपके पास एक दूसरा सेंटर ऑफ मास बच गया। m से m कैंसिल आउट कर सकता हूं, m से मैंने क्या कर दिया, m कैंसिल आउट बच गया, देन आपके पास जो रिजल्टेंट बचा दैट इज r1 प्लस में r2 डिवाइडेड बाई 2। ये कब है इक्वेशन, ये है जब आपके पास क्या, इफ मासेस आर सेम, कि अगर दोनों के मास को सेम कर दिया तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास आएगा फॉर टू पार्टिकल्स दैट इज r इज इक्वल टू में r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। अगर मासेस को सेम नहीं किया, अगर मैंने क्या किया, जो आपके पास कंसंट्रेटेड मास आया था c वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, जो रिजल्टेंट r की वैल्यू बात करता हूं, वो अगर 0 आई तो एक टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव आया, जो पोजीशन वेक्टर, और एक आपके पास क्या आया, नेगेटिव आया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रखा है भाई, r1 पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने ये ले लिया r1 पॉजिटिव। अब ये इस टर्मिनल की तरफ भागेगा और ये इस टर्मिनल की, क्योंकि देखो अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास मतलब सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का मतलब कि अगर मान लो मैं सपोज करूं कि ये है आपके पास, ये मान लिया r1 और ये मान लिया r2, तो कहने का मतलब घूमेंगे तो सर्कुलर ना, तो ये आपके पास r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा कैसे आएगा, अब एक ही तो क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों क्या होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये था आपके पास। अगर मैंने क्या कर देता हूं यहाँ पे, दोनों के मास, सॉरी जो रिजल्टेंट है वो 0, अगर मास दोनों का सेम कर दिया देन आपके पास जो सेंटर ऑफ मास आएगा दैट इज द r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप सिंप्लीफिकेशन इसको आप किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।